हाँ राहुल, राहुल हमारी आवाज है? हाँ सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ सर, आवाज हमारी कट रही है, चलो सही हो जाएगी। ठीक है, तो आज का हम क्लास शुरू कर रहे हैं। आज जो टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य एवं कथाएं। ठीक है, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता हो गई बर्दाश्त राहुल राहुल जी सर। राहुल सब माइक वो कर दो, माइक सब की वो करो। क्या वो कर रहे हैं, साउंड कहाँ से आ रहा है? ये सर अपने आप कर ले रहे म्यूट को, वो क्या कहते हैं म्यूट। अच्छा, नहीं सबकी माइक जो है अनम्यूट कर लो। ओके, देखो आज की जो क्लास है, आवाज हमारी सुनाई दे रही है राहुल? हाँ सर, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। ठीक ठीक, क्लास शुरू करते हैं हम। ठीक है जी सर। आज के हमारा जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं प्रमुख विधाएं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में थोड़ा समझते हैं कि हमारा जो हिंदी साहित्य है इसका उद्भव विकास कैसे कैसे हुआ। जैसे जी हो वैसे हिंदी साहित्य का विकास की कहानी है कि इसकी आदि जननी संस्कृत है, यह संस्कृत से उत्पन्न हुई है। यह कैसे उत्पन्न हुई है इसको एक बार आज हम थोड़ा सकस देख लेते हैं। ठीक, तो कहा जाता है कि सबसे पहले हमारा जो भारत है यहाँ पे संस्कृत चलती थी बोलचाल की भाषा में भी, वैसे वेदों और उपनिषदों की जो भाषा है उसमें भी। तो हिंदी कब से आई इसका एक क्रम बना हुआ है। पहले भाषा का जो इतिहास है तो संस्कृत से हिंदी आई है। संस्कृत पहले जो है एक मुख्य तीन भाषाएं थी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। अब प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा में आवाज मिल रही है हमको, आप लोगों को? प्राचीन, हेलो, यहाँ से तो बात जा रही है सर, अब स्टूडेंट्स को सुनने को मिल रही हो या ना हो ये पता नहीं। तो ठीक, आपके पास आ रही है ना स्टूडेंट्स आवाज? थोड़ा बीच बीच में आप आ रही है, प्रॉपर आ रही है। ओके ओके, आ रही है आपकी। हिंदी साहित्य जो इतिहास है इसको हम पहले मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक, अगर कुछ लोग लिखना चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है, अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में मुख्य रूप संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इनका जो कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक, इसका जो समय है ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 भाषाएं आई, पाल, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक, अब ये जो आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, हमारी हिंदी का विकास इसी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से हुआ है। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है ये लगभग 1000 ईस्वी के बाद ही प्रचलन में आई है। इसीलिए हिंदी साहित्य जो इतिहास पढ़ा जाता है वो 1000 ईस्वी के आसपास ही पढ़ा जाता है। ठीक, हेलो, अगर किसी को आवाज में कोई दिक्कत होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तो आप लोग थोड़ा नेटवर्क इधर कर लेना, शांत से निकल लोगे हो जाएगा।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है, यहाँ से हिंदी साहित्य की उत्पत्ति हुई है। हमने बताया ना पहले आपको वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। यहाँ तक तो हम लोग हिंदी तक कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब अपभ्रंश आई तो यहाँ से धीरे धीरे अपभ्रंश के बाद एक और आता है, इसका थोड़ा और शुद्ध रूप अवहट्ट जिसे कहते हैं। हिंदी का विकास इसी अपभ्रंश और अवहट्ट से हुआ है। इसीलिए जो प्राचीन साहित्य पढ़े जाते हैं या प्राचीन साहित्य मिलते हैं हिंदी के, उसमें आप लोग देखेंगे कि अवहट्ट के या अपभ्रंश के ज्यादातर शब्द मिलते हैं। अभी हम बताएंगे इसको। तो हिंदी साहित्य जो आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, इसको मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसे हम वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल या गद्य काल के नाम से जानते हैं। ठीक। अब आपका जो वीर गाथा काल है, इसका समय है संवत 1050 से 1175 ईस्वी, तो सॉरी 1050 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल का जो समय है 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक। रीत काल का जो समय है संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। और गद्य काल या आधुनिक काल का जो समय है 1900 विक्रमी से अब तक माना जाता है। ठीक। समय आप लोग नोट कर लो, ये ज्यादा पूछा जाता है कि भक्ति काल का समय क्या है, आधुनिक काल का समय क्या है, वीर गाथा काल का या आदि काल का समय क्या है। ठीक है। वीर गाथा काल जो आपका है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल जो है आपका, उसका समय माना जाता है संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। और रीत काल का जो समय माना जाता है यह है संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और आधुनिक काल का जो समय है 1900 से संवत 1900 से अब तक। अब इससे पहले आता है आपका वीर गाथा काल। अब वीर गाथा काल के कई नाम हैं, एक बार हम क्लास में भी बताए थे, अगर आपको याद नहीं है तो इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वीर गाथा काल को आदि काल, चारण काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, आरंभिक काल और प्रारंभिक काल के नाम से भी जाना जाता है। देखना है कि ये जो नामकरण इसके हैं, इन नामों से वीरगाथा काल जाना जाता है। इसको किसने क्या नाम दिया है वीरगाथा काल में? तो जैसे वीरगाथा काल को वीरगाथा काल किसने कहा, कभी कभी ये पूछा जाता है। वीरगाथा काल को वीरगाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल इसको वीरगाथा काल कहते हैं। उनका अपना यह लॉजिक था कि इस काल में जो है वीरों की, माने जो राजा महाराजा थे, उनकी वीरता की कहानियां ज्यादा लिखी जाती थी, इसीलिए उन्होंने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया। और दूसरा नाम है आदिकाल के नाम से भी आप लोग जानते हो इसी को। तो आदिकाल जो है नाम इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको आदिकाल कहे हैं। राम कुमार वर्मा इसको चारण काल कहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको बीज वपन का कहे हैं। राहुल सांकृत्यायन इसको सिद्ध सामंत युग कहे हैं। और मिश्र बंधुओं में 3 बंधु थे। हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग पढ़ोगे तो मिश्र बंधु के नाम से 3 बंधुओं का नाम आता है। उसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। जब भी मिश्र बंधु का नाम आता है तो वहां पे 3 बंधु आते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्हीं तीनों को मिश्र बंधु के नाम से जानते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा है। ठीक।
मिश्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा है, और एक है गणपत चंद्र गुप्त, इसको प्रारंभिक काल नाम दिए हैं। गणपत चंद्र गुप्त जो हैं इसको प्रारंभिक काल नाम दिए हैं। तो यह है आपका आदिकाल। तो संवत या 1050 से 1375 विक्रमी तक चला। इसमें तो कुछ विद्वान है जो अपने अपने तरह से इसका नामकरण किए हैं। हाँ राहुल, ठीक, आप दिख रहे हैं, ओके। अब इसके बाद है वीर गाथा। इसको जो हम वीर गाथा काल या भक्ति काल जो कहते हैं, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। वीर गाथा की या भक्त की कुछ विशेषताएं हैं, और जिसके आधार पर इसको हम वीर गाथा काल या भक्ति काल इसको वीर गाथा काल या आदि काल कहते हैं। इन विशेषताएं पहले है कि इसमें जो है ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जाते थे। ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब ये होता है कि इसमें जो है राजा महाराजाओं का केवल युद्धों का वर्णन ही किया जाता था, सजीव वर्णन। और इस काल की जो रचनाएं हुई हैं उसमें वीरता और श्रृंगारिकता की ही प्रमुखता रहती थी। दो रसों की, वीर रस और श्रृंगार रस की ही प्रधानता रहती थी। तीसरा है कि इसमें आश्रयदाताओं की जो है प्रशंसा की जाती थी। जो कवि होते थे किसी न किसी दरबार में रहते थे, अपने राजा महाराजा का एक गुणगान करते रहते थे। तो जो उस समय की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उसमें आप लोग देखोगे तो अपने अपने राजाओं की ये लोग प्रशंसा ही किए हैं। ये जो प्रशंसा करते थे तो कुछ न कुछ देते थे। अब विविध छंदों का प्रयोग हुआ है इसमें। भाषा उस समय की जो थी, मुख्य रूप से भाषा जो है आदिकाल की भाषा आपकी डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। ठीक, अब इसके बाद है अगला आपका भक्ति काल। भक्ति काल जो है इसका समय मैंने बताया संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक माना जाता है। सारी आप लोग इसमें कुछ पुस्तकें हैं, अगर चाहो तो इसको भी कर लो। उसमें आधुनिक काल में वीर गाथा काल में या आदिकाल की कुछ किताबें हैं, कुछ लेखक हैं प्रमुख, उनको आप एक बार सुन लो, अगर चाहो तो नोट कर। इसमें आपको तो प्रसिद्ध लेख चंद बरदाई का नाम आपने सुना होगा। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसको हिंदी साहित्य का पृथ्वीराज रासो जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य की अगर बात आई है तो पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है, जिसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। ठीक, और इसके बाद है बीसल देवरासो, नरपत नाल ने लिखा है इसको। और एक आपका आलखंड बहुत प्रचलित है जो परमाल रासो उन्हें लिखा है। आलखंड परमाल रासो के नाम से जाना जाता है। परमाल रासो का हो या आलखंड का हो, दोनों एक ही चीजें हैं। इसके रचनाकार जो हैं आपके जगनिक हैं। इसी तरह से इस समय की और बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे चंदनवाला रास, बुद्ध रास, रेवंत गिर रास। ठीक, तो मुख्य जो हैं जो विशेष रूप से पूछे जाते हैं, जैसे जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है, जय मयंक जयचंद्र का मधुकर कवि का है, विद्यापत जो है आपके कवि विद्यापत का है, के नाम सुनाए हैं, ये आदिकाल के ही कवि हैं। दूसरा है आपका भक्ति काल। भक्ति काल जो है इसका समय 1375 से 1700 विक्रमी तक माना जाता है। अब भक्ति का जैसे आदि का भक्ति काल के मुख्य रूप से दो भाग हुए, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया। सगुण को राम भक्त और कृष्ण भक्त, निर्गुण को राम ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। भक्ति काल को दो भागों में बांटे गए, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इसके बाद सगुण भक्ति को दो भागों में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति को दो भाग में
ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। अब इस काल के प्रमुख जो ग्रंथ हैं क्या क्या हैं? भक्ति काल के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। भक्ति काल के प्रमुख ग्रंथों में आपका है जैसे आपके सूरदास, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास, ये सभी जो हैं भक्ति काल के ही कवि माने जाते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो भक्ति काल की रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे तुलसीदास हैं तो तुलसीदास की जो रचना जैसे रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, रामप्राणछू, जितनी भी इनकी रचनाएं हैं ये सब आपको भक्ति काल की रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। अब सूरदास हैं, सूरदास की जो रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये जो रचनाएं हैं आपकी, ये आपकी सूरदास की भक्ति काल के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद कबीरदास बीजक इन्होंने लिखा है जिसमें 3 साखी शबद और रामायणी का संग्रह किया गया है। और अब आपका भक्ति काल की कुछ विशेषताएं, भक्ति काल की जैसे उसकी अब विशेषता थी वैसे भक्ति काल की भी। हेलो राहुल। जी सर। राहुल जी सर। हाँ, आवाज आ रही है ना? सर आवाज प्रॉपर आ रही है, आप बोलते रहिए। ओके ओके। अब थोड़ा नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम लग रही है सर। बस वाला है आपका काल। अच्छा अच्छा, ठीक, उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब देखो भक्ति काल है तो भक्ति काल को हमने बताया कि इसको मुख्य 2 भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। सगुण को 2 भागों कर दिए, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। फिर इसके बाद निर्गुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। राम भक्ति के प्रवर्तक जो हैं तुलसीदास हैं, कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक जो है सूरदास हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कबीरदास को माना जाता है, प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि 1700 से 1900 का जो समय है वो रीत काल का है। रीत काल को 1700 से 1900 के बीच का टाइम दिया गया है। अब रीत काल को आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल कहा। मिश्र बंधुओं ने इसको, हमने बताया मिश्र बंधु 3 लोग आते हैं। अलंकृत मिश्र श्रृंगार काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीत काल को श्रृंगार काल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको रीत काल कहते हैं। कभी कभी यह पूछा जाता है कि रीत काल को रीत काल नाम किसने दिया, तो यह रामचंद्र शुक्ल इसका नामकरण किए। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? रीत काल को अलंकृत काल जो है मिश्र बंधुओं ने किया। रीत काल का जो अर्थ होता है कि रीत काल में रीत क्या चीज है, कभी कभी यह पूछा जाता है। तो रीत है आपका काव्यांग निरूपण, माने उस समय जो काव्य लिखे जाते थे वो सीधा सीधा काव्य के अंग जो होते रस छंद अलंकार इन्हीं पर लिखे जाते थे। इनका कारण यह होता था कि जो उस समय के आश्रयदाता कवि थे और अपने राजा के यहाँ जो राज नर्तकियां होती थी उन्हीं को शिक्षा देने के लिए इस तरह के ग्रंथों का वो लोग उपयोग करते थे, माने लिखते थे। इस काल के प्रमुख कवियों में बिहारी, घनानंद, केशव, मतिराम, यही सब इस काल के प्रमुख कवि हैं। अब इनकी रचनाओं में जैसे आप बिहारी जो है केवल एक रचना है इनकी, और घनानंद
इस काल के एक प्रमुख कवि देव भी हैं। देव की कुछ रचनाएं हैं आपकी, जैसे अष्टयाम, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, इस तरह जो रचनाएं हैं आपके देव की हैं। घनानंद की कुछ रचनाएं हैं, सुजान रस खान। इसी क्रम में है आपके पद्माकर, जिनकी प्रमुख रचना है जगत विनोद। पूछा जाता है जगत विनोद किसकी रचना है? पद्माकर की। अब आगे है आपका, इसके बाद आता है आधुनिक काल, जो मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है। ये तो पुरानी, अब हमारा जो मेन फोकस होगा इस आधुनिक काल पे होगा। आधुनिक काल को भी हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिए हैं। पहले एक भाग को गद्य में कर दिए, दूसरे को काव्य में कर दिए। आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम किन किन विद्वानों ने दिया है, इसको भी आप देख लो। राम कुमार वर्मा इसको आधुनिक काल कहते हैं, गणपत चंद्र गुप्त इसको आधुनिक काल, राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्र गुप्त इसको आधुनिक काल कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको गद्य काल कहते हैं। मिश्र बंधु इसको वर्तमान काल कहते हैं। अब इसको हम माने मिश्र बंधु इसको वर्तमान काल कहते हैं, आधुनिक काल राम कुमार वर्मा गणपत चंद्र गुप्त, गद्य काल रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्य काल इसलिए कहा क्योंकि इस काल में गद्य ज्यादा लिखे गए। गद्य की प्रधानता के कारण ही रामचंद्र शुक्ल इसको गद्य काल कहा है। अब इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आप एक भाग को हम काव्य में बदल कह सकते हैं, दूसरे को गद्य में। तो काव्य का जो इतिहास है, आधुनिक काव्य का इतिहास, आधुनिक काव्य को हम 6 भागों में बांट लेते हैं। पढ़ने में इससे में थोड़ा आसानी होती है। तो विभिन्न जैसे आपके भारतेंदु युगीन काव्य, त्रिवेदी युगीन काव्य, छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य और नई कविता। अब भारतेंदु युगीन जो काव्य है उसका समय जो है 1857 से 1900 ईस्वी तक है। भारतेंदु युगीन 57 से ईस्वी तक। त्रिवेदी युगीन काव्य 19 से 1920 ईस्वी तक। छायावादी काव्य 1920 से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवादी काव्य 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी काव्य बना देंगे तो लाला ने बना देंगे। प्रयोगवादी काव्य 19 प्रयोगवादी काव्य 1943 1953 और नई कविता जो है 1953 से अब तक चाहिए। ये आपका गद्य का सॉरी काव्य क्या माने समय सीमा है, कब से कब तक कौन कौन से कालों में इसको बांटा गया। अब जो भारतेंदु युगीन काव्य में इस समय मुख्य रूप से जो है भारतेंदु सर जिस काल में सर नई कविता से पहले कौन सा काल है? प्रयोगवादी काव्य काल को एक बार प्रयोगवादी। ठीक है सर। समय है इसका 1943 से 1953 तक। ठीक है सर। प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख जो कवि आते हैं, पूछा जाता है इसमें अज्ञेय को माने इसके प्रवर्तक जो है अज्ञेय हैं। अज्ञेय का पूरा नाम कोई जानता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ओके गुड। अज्ञेय का पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक। अब देखो इसके जैसे भारतेंदु युगीन काव्य हैं, तो भारतेंदु युगीन काव्य में केवल भारतेंदु ही नहीं थे, इसमें पूरा एक मंडल था, मंडली थी उनकी। लेकिन उसमें से प्रमुख जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे, इसलिए इसको भारतेंदु युगीन काव्य कहा गया। अब त्रिवेदी युगीन काव्य तो जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा गया है। त्रिवेदी युगीन काव्य जो है
महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी मत जानना आप लोग, क्योंकि वो भी द्विवेदी, ये भी द्विवेदी। कभी पूछा जाता है कि द्विवेदी युग किस नाम पे पड़ा, यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक, अब जैसे भारतेंद्र जी की कुछ रचनाएं हैं, आप लोग इसको पहले से पढ़े हो। इन्होंने नाटक, उपन्यास, काव्य, निबंध सभी तरह के ग्रंथ लिखे, लेकिन हम यहाँ काव्य की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कि काव्य की कुछ अभी आपको रचनाएं बता दें। प्रेमस्वरण, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रबोधिनी, ज्ञान लीला, कृष्ण चरित, इस तरह की बहुत सी रचनाएं इनकी हैं। ठीक, अगला आपको द्विवेदी युगीन। द्विवेदी युगीन कुछ कवियों के और उनके रचनाओं के नाम देख लो। द्विवेदी युगीन महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया है। 1900 से 1920 इसका समय है। इसके प्रमुख कवि हैं इस काल के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण। हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक रचना है प्रिय प्रवास, ये महाकाव्य है और कहा जाता है खड़ी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को ही माना जाता है। 1914 में इसकी रचना हुई है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, सिया राम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, ये सब इसी काल के कवि हैं, द्विवेदी युगीन के। अब इनकी रचनाओं में जैसे मान लीजिए आपके मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो फेमस कवि हैं, उनकी रचनाएं एक दो आप लोग जान लो। जयद्रथ वध, भारत भारती, इनकी भारत भारती को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, ये सब रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, जय भारत। ठीक, इसके बाद आपका आता है छायावादी काव्य। छायावादी काव्य का जो समय है 1920 से 1936 तक। 1920 से 1936 के बीच जो काव्य रचे गए उनको छायावादी काव्य के अंतर्गत रखा गया। छायावाद में 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनको छायावाद का 4 स्तंभ कहा जाता है। तो वह हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 4 कवि थे। इनको छायावाद का 4 स्तंभ कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में पंत प्रसाद निराला वर्मा, पंत प्रसाद निराला वर्मा के नाम से जाना जाता है। पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा महादेवी वर्मा। अब छायावाद की कुछ जैसे इनकी रचनाएं कुछ आप देख लो। पंत की रचना है उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, ग्रंथ, गुंजन। सूर्यकांत त्रिपाठी की कुछ रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, सरोज स्मृत। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा। जयशंकर प्रसाद कुछ रचनाएं झरना,
आंसू, लहर, कामायनी। इसके अलावा भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज, अयोध्या का उद्धार आदि। इसके बाद आपका आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। 1936 से 1943 तक। इसके प्रमुख कवियों में राहुल जी सर। आवाज ओके है? हाँ सर, आवाज तो क्या आ रही है? अभी तक तो क्या ही, अभी हाँ, जस्ट अभी थोड़ी रुक प्रगतिवादी ठीक चलने दो। प्रगतिवादी 1946 ईस्वी। और इसके प्रमुख कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगे राघव। अब इसमें से प्रमुख जो हैं वो आपके नागार्जुन ही हैं। नागार्जुन कुछ रचनाएं हैं, युग रंग वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था। केदारनाथ अग्रवाल की कुछ रचनाएं हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना। और श्रीमंगल सिंह सुमन की कुछ रचनाएं हैं, श्रीमंगल सिंह सुमन, हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा है, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। ये जो रचनाएं हैं श्रीमंगल सिंह सुमन की हैं। त्रिलोचन धरती, त्रिलोचन की कुछ रचनाएं हैं जो इस काल के प्रमुख कवि ये भी माने जाते हैं प्रगतिवादी काल के। तो इनकी रचनाएं धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। सर, हाँ, ये प्रकृतिवादी युग 1938 से 1947 तक भी तो माना जाता है। हाँ देखो, 1-2 साल का इधर उधर कोई दिक्कत उसमें नहीं होती, लेकिन इसका जो टाइमिंग किया गया है 36 से 43 ही, 43 से 53 तक आपका प्रयोगवाद आ जाता है। ठीक नहीं, प्रयोगवादी का 1947 से आज तक। नहीं, इसमें नई कविता को भी लगा दिए हैं ना। ये जो देखो इसमें ये होता है कि 10 जैसे थोड़े थोड़े टाइम जो दिए गए हैं, तो ये नहीं है बस एक्यूरेट इसमें जो है इसके बाद वो दूसरी हो जाता है, दूसरा काल शुरू हो जाता है। रचनाएं नहीं एग्जाम में, नहीं एग्जाम में जैसे 90 मतलब 1938 से 1947 आ जाए, नहीं तो उसको नहीं या लगाना आप बता रहे हैं? हाँ देखो, अच्छा, अगर अच्छा। आपको एग्जाम में आपको लगाने की बात हो रही हो तो वहां अगर पूछा जाए समय हाँ सर। सीमा, ठीक, तो प्रगतिवाद हाँ सर। की समय सीमा क्या है या प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है? प्रगति जो है 36 1943 और प्रयोगवाद जो है अच्छा सर। 1943 से 1953 तक। ठीक, ओके। हाँ, अगर इसको एग्जाम की बात आप करेंगे तो वहाँ एकदम एक लगाना होगा। और इसमें होता क्या है कि जैसे आप कोई भी मान लो इस समय जो चल रहा है 2020, इसमें मान लो किसी काल को हम इसमें कर देंगे, जो रचनाएं हैं उस किस क्वालिटी की हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए थी, अगर वो विशेषताएं उस रचना में हैं तो उसको हम प्रगतिवाद में रख सकते हैं। अगर वो विशेषताएं उसकी हैं प्रयोगवाद की, तो उसको हम प्रयोगवाद में रख देंगे। ठीक, क्योंकि ये जो सारे कवि थे तो अलग अलग कवि तो थे नहीं, अभी तो वही थे, केवल उनकी रचनाएं माने उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी प्रयोगवाद के लिए, क्या चीज चाहिए प्रगतिवाद के लिए, ये चीज इस पर निर्भर करता है। अब समय की बात है तो समय जो है यही है, एकदम फिक्स टाइम जो है इसका, इसीलिए हमने काल को एक बार लिख दिया। काव्य जो है 1857 से 1900 ईस्वी माना जाता है। द्विवेदी युगीन काव्य 1900 से 1920, छायावादी काव्य 1920 से 1936, प्रगतिवादी काव्य 1936 से 1943, प्रयोगवादी काव्य 1943 से 1953 और नई कविता 1953 से आज तक अभी चल रही है। ठीक, ओके सर, ओके।
अब ये तो आपका हो गया काव्य का। अब गद्य का जो है, इसके बाद गद्य को अलग से किया गया है। तो गद्य में जैसे जो विधाएं हैं, इसमें कुछ अलग अलग विधाएं हैं। तो जैसे उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, अलग अलग विधाएं हैं। तो इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। जैसे आपका, अब इसमें बहुत ज्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है, केवल कुछ आप उसमें रचनाएं पढ़ लो, और जैसे एक एक विधा को हम बता रहे हैं, उसमें कुछ प्रमुख कवि रचनाकार और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, और उस विधा की पहली रचना क्या है, बस इतना ही आप एक बार देख लो। अब जैसे आपका पहला है गद्य में उपन्यास। उपन्यास जो है, हिंदी का पहला उपन्यास किसी को मालूम किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास कोई जानता है? बस चलो हम बताते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास जो है, आप लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया था। इसी को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक। और उपन्यासों में जैसे कुछ उपन्यासकार हैं, लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फुल्लौरी, देवकी नंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, दो चार कुछ के हम जो ज्यादा हैं उनके हम कुछ रचनाएं लिखा देते हैं, कुछ उपन्यास लिखा देते हैं आपके। ठीक है। जैसे परीक्षा गुरु हमने बताया, लाला श्रीनिवास दास का 1882 में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। पूछता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 में। इसके बाद अज्ञेय का, हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। अब प्रेमचंद के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, निर्मला, कायाकल्प। प्रेमचंद कुछ उपन्यास हैं। इसके बाद आपका आता है कहानी। हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है। इंदुमती 1900 ईस्वी में लिखी गई किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। कहानी, हिंदी कहानी को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। हिंदी कहानी को मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ये सारी कहानियों का जो विभाजन हुआ है प्रेमचंद के नाम से ही किया गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहानी, प्रेमचंद उत्तर जिसे कहते हैं, और नई कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का समय जो है 1900 से 1916 ईस्वी माना जाता है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी 1916 से 1936 ईस्वी माना जाता है। प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहानी 1936 से 1950 ईस्वी माना जाता है। और नई कहानी का समय जो है 1950 से आज तक। अब कुछ प्रमुख कहानियों में, कुछ प्रमुख कहानीकार में जैसे चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, चतुर्सेन शास्त्री, अज्ञेय, जैनेन्द्र, कमलेश्वर, ये प्रमुख कहानीकार हैं अपने युग के। अब इनकी कुछ कहानियां हैं, जैसे आपको किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती हो गया,
हालांकि इसके किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती से पहले भी एक कहानी लिखी गई थी जिसे राजा भोज का सपना कहते हैं, जिसके रचनाकार शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। लेकिन उसमें एक समस्या ये थी कि इसमें कहानी के जो तत्व होने चाहिए उनका अभाव था, इसलिए इसको हम पहली कहानी नहीं मान सकते। जो इंदुमती है किशोरी लाल गोस्वामी की, इसी को हम हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। ठीक। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल 200 कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद कुछ कहानियों में पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा सेर गेहूं, गुल्ली डंडा, सुजान भगत, माता का मंदिर, ठाकुर का कुआं, कफन आदि हैं। उसकी रात, इस तरह की जो कहानियां हैं ये प्रेमचंद की हैं। अगला विधा आप लोगों का है निबंध। निबंध निबंध को भी 4 भाग में बांटा गया है। प्रेमचंद युगीन निबंध, द्विवेदी युगीन निबंध, शुक्ल युगीन निबंध और शुक्लोत्तर। देखो इन जो विधाएं हैं इनको हम काल खंड में बांट देते हैं तो इसको पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है। किस काल में कितने जैसे भारतीय युगीन निबंध है तो इसमें एक समय सीमा है, इतने से इतने के बीच में कितने निबंध लिखे गए, तो उनको एक एक अलग अलग कालों में हम पढ़ लेते हैं आराम से। अगर पूरा इसको हम विभाजन न करें, पूरा अगर पढ़ना होगा तो पता ही नहीं चलता कि कौन किस युग का, इसीलिए इसको विभाजित कर गया है। तो जिस जैसे निबंध है तो भारतेंद्र को मुख्य बिंदु बनाकर उस समय के जितने रचनाकार थे, जितने निबंधकार थे, उनको एक ग्रुप बना दिया गया, तो उनको हम भारतेंद्र युगीन निबंध कहते हैं। इनका समय सीमा जो है 1850 के बीच गया। जो प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, और बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन निबंधकारों कुछ निबंध हैं। भारतोन्नत कैसे हो सकती है, बादशाह दर्पण, स्वर्ग में विचार सभा, 5वें पैगंबर, कालचक्र। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कुछ निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट के कुछ निबंध, जात पात, भिक्षावृत्ति, जात पात, भिक्षावृत्ति, हिंदुस्तान के रईस, हाकिम और उनकी हिकमत, कानून व्यवस्था, प्रतिनिधि शासन आदि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ प्रमुख निबंध, कवि कर्तव्य, सांची के पुराने स्तूप, तीत स्मृति ने पुस्ता। रामचंद्र शुक्ल के कुछ प्रमुख निबंध, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, करुणा, उत्साह, कविता क्या है, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ प्रमुख निबंध, कुटुज, शिरीष के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, नई समस्याएं, आम फिर बौरा गए। प्रमुख नाटक,
नाटक को भी इसी तरह से 3 भागों में बांट दिया गया है: भारतीय युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसाद योत्तर नाटक। भारतीय युगीन नाटक का समय जो है 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। प्रसाद युगीन नाटक 1900 से 1950 तक। प्रसादोत्तर युगीन नाटक जो है 1950 के बाद। कुछ प्रमुख नाटककार: भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जिनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख नाटक हैं: भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, सत्य हरिश्चंद्र, दुर्लभ बंध, विद्या सुंदर, भारत गुस्सा, अंधेर नगरी आदि। बालकृष्ण भट्ट के कुछ प्रमुख नाटक: दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वीर संहार, कलराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल। ये बालकृष्ण भट्ट के कुछ प्रमुख नाटक हैं। और जयशंकर प्रसाद, इनके कुछ प्रमुख नाटकों में विशाख, अजातशत्रु, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। हरकृष्ण प्रेमी के कुछ प्रमुख नाटक हैं: रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहूत, विस्पान, उद्धार, शपथ आदि। वैसे बहुत से नाटक रचे गए हैं इसमें, लेकिन हम लोगों को कुछ प्रमुख नाटक, जैसे भारती का अंधा युग, विष्णु प्रभाकर का समाधि, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, राम कुमार वर्मा का जय आदित्य, भीष्म साहनी का प्रमुख नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। अब कुछ विधाएं हैं, उनकी प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं। माने पहली रचना जैसे जीवनी, हिंदी की पहली जीवनी किसे माना जाता है? भक्तमाल को। इसके रचनाकार नाभादास हैं। जीवनी जो है, पहली जीवनी भक्तमाल को माना जाता है, 1585 ईस्वी में लिखी गई। हिंदी का पहला संस्मरण हरिऔध जी का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। हिंदी का पहला रेखा चित्र पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है 1929 में। हिंदी का पहला रेखा चित्र पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा 1929 में लिखे हैं। हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा, जिसके रचनाकार हैं श्रीमती हरिदेवी, 1883 में लिखी हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। इसका समय जो है 1938 है। शिवदान सिंह चौहान लक्ष्मीपुरा लिखे हैं 1938 में। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। ये कुछ विधाएं हैं आपकी। अब इसके अलावा अभी इनके और कुछ प्रचलित प्रसिद्ध उपन्यास, सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जैसे इसमें रिपोर्टाज चित्र में, यात्रा वृत्तांत में, तो इसमें
रेखा चित्र में पद्म सिंह शर्मा कमलेश के पद्म पराग, महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र, ये इनके रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र, साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं। प्रकाश चंद्र गुप्त, पुरानी स्मृतियां, विशाखा, इनके दो रेखा चित्र हैं, पुरानी स्मृतियां और विशाखा। हिंदी के आत्मकथा, सॉरी हिंदी में जो आत्मकथा का वो हुआ, उसकी पहली कथा है अर्धकथानक। बनारसी दास जैन ने इसको लिखा है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक को माना जाता है, बनारसी दास जैन इसको लिखे हैं। और कुछ और प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं। हाँ, एक चीज और कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर होता है। जैसे आत्मकथा जो होती है वो स्वयं द्वारा लिखी जाती है, जीवनी जो है किसी का कोई भी लिख सकता है। जीवनी और आत्मकथा में थोड़ा सा ये अंतर है कि जीवनी आत्मकथा है वो उसी के द्वारा लिखी जाती है, उसी के द्वारा, जिसकी होगी आत्मकथा वही वो लिखेगा। जैसे अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है निज वृत्तांत। भाई परमानंद है, इनकी आत्मकथा है आप बीती। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है वो 5 भागों में है। 5 भागों के नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, प्रवास की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक। अमृता प्रीतम एक लेखिका हैं, इनकी आत्मकथा है रसीदी टिकट। मनोहर श्याम जोशी की आत्मकथा है बातों बातों में। कुछ प्रमुख जीवनियां, जैसे रामविलास शर्मा निराला साहित्य साधना 3 खंडों में लिखे हैं। रामविलास शर्मा जो निराला की जीवनी लिखे हैं 3 खंडों में, जिसको निराला की साहित्य साधना के नाम से जाना जाता है। अमृत राय कल का सिपाही, शांति जोशी पंत की जीवनी लिखे हैं। मदन गोपाल कलम के मजदूर प्रेमचंद की जीवनी लिखे हैं। विष्णु प्रभाकर जो हैं ये आवारा मसीहा के नाम से शरद चंद्र की जीवनी लिखे हैं। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के नाम से शरद चंद्र की जीवनी लिखे हैं। कुछ प्रमुख रिपोर्टाज हमने बताया कि शिवदान सिंह चौहान लक्ष्मीपुरा जो है इसको हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। इसके अलावा रांगे राघव ने तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज लिखा। धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज लिखा। शमशेर बहादुर सिंह प्लाट का मोर्चा नामक रिपोर्टाज लिखा। अरे ये रिपोर्टाज में क्या होता है? रिपोर्टाज में जैसे मान लो कहीं भी हम जाते हैं तो वहां पे जो रिपोर्ट मतलब है कि रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट होता है वहां जहां आप गए हो, क्या क्या चीजें देखे हो, और यात्रा वृत्तांत से थोड़ा हट के होता है, वहां तुरंत का लिखा जाता है। जो रिपोर्ट बनाते हैं क्या अवलोकन जैसे? हाँ, अवलोकन माने वहां आप क्या देख रहे हो, सीधा सीधा आंखों देखो देखी घटना जो
है उसी को रिपोर्टाज कहते हैं। जैसे आप लोग इसमें देखोगे कोई भी संवाददाता जो होते हैं तो वहां जाते हैं, वहां की अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये हुआ, ऐसे हुआ, क्या क्या हुआ, वहां क्या घटनाएं घटी, तो उसी को हम रिपोर्टाज के नाम से, उसी को जब हम पूरा एक वो बना देते हैं तो वही रिपोर्टाज हो जाता है। ठीक, कुछ प्रमुख रिपोर्टाज लेखक में जैसे धर्मवीर भारती, इन्होंने युद्ध यात्रा, माने युद्ध यात्रा, वहां युद्ध के मैदान में जाते हैं, वहां क्या युद्ध यात्रा जब आप पढ़ेंगे तो वहां ये होगा कि हम इसमें स्वयं ही युद्ध के मैदान में हैं, वहां क्या हो रहा है, कोई कैसे चली, फिर वहां से वो कैसे साइड हुआ, ये सारी चीजें उसमें दर्शाई गई हैं। तो माने इतना सटीक होता है कि उसको पढ़ने से होता है कि हम स्वयं उस समय वहां मौजूद हैं, रिपोर्टाज अगर हम पढ़ते हैं। और अगला है आपका यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य आप लोग जानते ही हो, जैसे कहीं आप घूमने गए, वहां क्या देखे, कैसे किए, उसी को अगर हम किसी तरह से लिख रहे हैं तो हमारा यात्रा साहित्य हो जाता है। प्रमुख यात्रा साहित्यों में जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा कि सरयू पार की यात्रा, लखनऊ, मेरी लखनऊ यात्रा, ये प्रमुख। और इसके अलावा और कुछ लोग हैं जैसे गणेश नारायण सोमानी, एक लेखक हैं गणेश नारायण सोमानी, इनकी यात्रा है मेरी यूरोप यात्रा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हमारी जापान यात्रा। राहुल, यात्रा साहित्य में सबसे अधिक यात्रा साहित्य लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, राहुल सांकृत्यायन प्रमुख यात्रा साहित्य हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यात्रा, मक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंड, यशपाल, यशपाल एक लेखक हैं, इनकी यात्राओं और राह बीती। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे का जो यात्रा साहित्य है वो है गोरी नजरों में हम। ठीक, काका कालेलकर, मेरी हिमालय यात्रा, काका कालेलकर की रचना है एक, मेरी हिमालय यात्रा, यह भी यात्रा साहित्य है। तो इस तरह से जो आपकी ये विधाएं हैं, मुख्य रूप से इसमें से आपके पूछे जाते हैं कौन सी रचना किसकी है और कब लिखी गई है। अगर उपन्यास और कहानी पूछा जाता है तो उसमें से कभी कभी पात्रों को भी पूछ लिया जाता है। जो प्रसिद्ध उपन्यास है या प्रसिद्ध कहानी है उसमें से कुछ प्रमुख पात्रों, जो पात्र हैं, उनका नाम और ये पूछा जाता है। तो इसी तरह से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और किसी कोई हो समस्या?